हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। अब आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। पिछले क्लास में अपन थोड़ा सा बेसिक देखा था, जो कि डेल ऑपरेटर के बारे में था, क्या कि वो ऑपरेट कैसे होता है किसी स्केलर और किसी वेक्टर फंक्शन के साथ में। हमने बोला था कि नया चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, तो उसमें उसका यूज आएगा, तो अपन देखेंगे। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में अपन बेसिकली पढ़ने के वाले हैं, कुछ तो नया नया टर्म्स आएंगे, जैसे मैक्सवेल्स इक्वेशंस है, ये फर्स्ट टर्म जो है नया है, पॉइंटिंग थ्योरम है। पर उसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, तो हम पढ़ेंगे बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपोगेट करता है किसी मीडियम में, या वो फ्री स्पेस हो, चाहे वो कंडक्टिंग मीडियम हो, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग मीडियम हो। और फिर उसके नेचर के बारे में बात करेंगे। कुछ नया टर्म्स भी देखेंगे कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाता है, तो कौन कौन सा लॉज को फॉलो करेगा। जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाता था, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करता था, या फिर ब्रूस्टर लॉ ऑफ पोलराइजेशन भी फॉलो करता था। उसी प्रकार से हम जब 5th नंबर टॉपिक जो है अपना, उसमें कवर करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाता है, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करता है। और आगे भी कुछ टॉपिक चर्चा करेंगे, जैसे जैसे करते जाएंगे अपने को समझ में आता जाएगा। तो अपना नया चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यूनिवर्सिटी बीएससी फिजिक्स के हिसाब से है। तो इसमें मैंने जो फर्स्ट वाले पे साइन लगाया है, वो इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट है, ये तो बात सही है, पर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए। यानी कि अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो हमें ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस, जो 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन हैं अपने पास, वो हम देखेंगे कि क्या है, ये समझना जरूरी है। और ये क्योंकि समझना जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इसीलिए ये समझने के लिए थोड़ा बहुत जो डेल ऑपरेटर का यूज आएगा इसमें, इसलिए मैंने पहले आपको थोड़ा सा बता दिया। पर ये याद रखना है कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल एक अच्छा खासा चर्चा वाला टॉपिक है। तो जितना मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, सिर्फ उतना ही नहीं है, पर मैंने सिर्फ इतना बताया ताकि अभी मैं जो भी कैलकुलेशन करूं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैक्सवेल्स इक्वेशन है, तो फिर इस पर गौर कर देते हैं बिना देर किए कि आखिर है क्या और ये आया कहाँ से। चलिए अगर शुरू करते हैं, तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ये बताऊं कि जो अपना 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन था, जो 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है हमारे पास, 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा, और फिर हम प्रूव भी करेंगे कि आखिर ये मैक्सवेल इक्वेशन आया कहाँ से, या फिर ये कुछ नया चीज़ है, या फिर कुछ वही चीज़ है जो हमने पहले भी पढ़ा था। तो इस चीज़ की चर्चा करने से पहले हम पहले चारों मैक्सवेल इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो जो अपना पहला मैक्सवेल इक्वेशन है, वो बोलता है डेल डॉट ई। तो अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्योंकि बताया है आपको कि ई कोई एक वेक्टर हो गया, किसी वेक्टर के साथ डेल ऑपरेटर का ऑपरेशन कैसे करते थे हम, या तो डॉट के साथ या तो क्रॉस के साथ। तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो डेल डॉट ई अगर मैं ये डायरेक्ट लिखता, ये चैप्टर पढ़ाता और डायरेक्ट लिखता, तो शायद आपको ये समझ में नहीं आता। तो डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो अपॉन एपिसाइलन नॉट। एपिसाइलन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहला मैक्सवेल इक्वेशन ये बोलता है। दूसरा मैक्सवेल इक्वेशन बोलता है डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। और जो तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन बोलता है, वो ये बताता है कि डेल क्रॉस ई, देखिए यहाँ वेक्टर आ गया, ये दोनों वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया अपन ने, ये वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो कोई भी वेक्टर के साथ जो डेल ऑपरेटर होता था, या तो डाइवर्जेंस के रूप में, डॉट प्रोडक्ट के रूप में, या तो कर्ल के रूप में, क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में। तो डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। सिमिलरली जो फोर्थ है, वो है डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस एपिसाइलन नॉट डेल ई बाई डेल टी, जहाँ की जो एपिसाइलन नॉट डेल ई बाई डेल टी है, वो जे डी है। और ये है क्या, ये अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी बस आप ये समझिए कि अपने पास ये 4 मैक्सवेल इक्वेशन है। तो अब इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को हम समझ ले कि आखिर ये जो हम लिखे हैं अजीबोगरीब तरह का जो दिख रहा है, वो आया कहाँ से और वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो आते हैं
अगर वन बाई वन हम आए इसको रिड्यूस करने के लिए, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पे हम चाहते हैं। तो फर्स्ट वाला कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड दिख रहा है। अगर आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ाई की हो तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर कोई क्लोज गॉसियन सरफेस है तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पासिंग थ्रू द क्लोज गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड दिस सरफेस। तो मैथमेटिकली हम क्या लिखते थे गॉस लॉ से कि ई डॉट डी ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, जो कि आपको रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया, और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। तो जो ई डॉट डी ए होता था वो क्या होता था, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज क्यू नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। सिर्फ ये वाले की बात करेंगे, ये गॉसियन सरफेस है अपने पास, ये क्या है गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये क्या है गॉसियन सरफेस। तो सिर्फ ये जो चार्ज हम लेते थे वो सिर्फ इस सरफेस के अंदर, बाहर वाले चार्ज को नहीं लेते थे। तो ये आपको पता है कि ई डॉट डी इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट होता है, ठीक है भाई। अगर हम क्या करें, अगर हम ये डिफाइन करें कि इफ रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इफ रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो अगर ऐसा है तो रो होगा कितना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, रो डी टाउ, यानी कि स्मॉल वॉल्यूम, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो अगर क्यू नेट की बात करें तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, डी क्यू के इंटीग्रेशन, जो कि कितना हो जाएगा रो डी टाउ, यानी कि क्यू नेट का वैल्यू कितना आ गया रो डी टाउ। अगर इसको हम अपने इस फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो अपने पास ई डॉट डी ए जो आएगा, अपने पास ई डॉट डी ए जो आएगा वो कितना हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम रो डी टाउ। अच्छा ये क्या है स्मॉल वॉल्यूम, तो ये जो इंटीग्रल है ये पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रल है। ये जो है यहाँ पे ये क्या है एरिया, तो सरफेस एरिया पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया बात कर रहे हैं। तो ये जो इंटीग्रल है वो सरफेस इंटीग्रल है। अब क्या हुआ दिक्कत, मैथमेटिकली हमको इसको इक्वेट करना है, तो दोनों तरफ या तो सरफेस इंटीग्रल होना चाहिए था या तो दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल होना चाहिए था। यहाँ एक तरफ सरफेस इंटीग्रल है, यहाँ एक तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो ये प्रॉब्लम आ गई है। हम चाहते हैं कि दोनों तरफ कोई एक ही तरह का इंटीग्रल हो, तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम आ जाता है जिसका हम नाम देते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसको हम नाम देते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये ऐसा थ्योरम है जो हमको ये बताता है कि अगर कोई वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल लेते हैं, सपोज कोई वेक्टर बी है और इसको हम स्मॉल एरिया डी ए पे सरफेसली इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसको हम चाहते हैं कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल में चला जाए, इसको हम चाहते हैं कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल में चला जाए, तो हम क्या करते हैं इस वाले वेक्टर का हम ले लेते हैं डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस मैंने आपको बताया है कि डाइवर्जेंस वेक्टर मतलब डेल डॉट उस वो वेक्टर, तो डेल डॉट वी, तो ये आपका अब कन्वर्ट हो जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल में। यानी कि सरफेस इंटीग्रल से किसी वेक्टर को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हमको उस वेक्टर का डाइवर्जेंस लेना होगा, ठीक है। ये थ्योरम के बारे में है क्या, प्रूव क्यों ऐसा ये थ्योरम प्रूव कहाँ से हुआ, ये अभी हमको नहीं पढ़ना है। ये हम जब मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे उस समय हमको पढ़ना होता है। तो अभी हम सिर्फ ये ध्यान रख सकते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है अपने पास जो कि सरफेस इंटीग्रल वाले टर्म को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देगा। अगर इसको ध्यान रखते हुए यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि ई डॉट डी सरफेस इंटीग्रल है, हमको चाहिए कि वॉल्यूम इंटीग्रल में आ जाए, तो मैंने क्या बोला वॉल्यूम इंटीग्रल में आने के लिए इसका डाइवर्जेंस ले लेंगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या होगा डेल डॉट ई, अब ये आ गया वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक। तो डेल डॉट डी, अब इधर ही वॉल्यूम इंटीग्रल और इधर तो वॉल्यूम इंटीग्रल पहले से था ही रो डी टाउ। अच्छा अब मैथमेटिकली हम इसको इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है। अब अगर इस टर्म को इधर लाएं और कॉमन लेके हम लिख सकते हैं डेल डॉट ई माइनस रो ओपन एप्सिलॉन नॉट का वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले लिया। अब क्योंकि ये इंटीग्रल 0 है, ये तभी हो सकता है जब ये अंदर वाला इंटीग्रेंड्स 0 हो जाए, तो ये 0 होगा, यानी कि डेल डॉट ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट को 0 होना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से अपने पास मिल क्या गया कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्या यही था अपना मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन। तो ये जो अरीबो गरीब दिख रहा था ये इक्वेशन, वो कहाँ से आया, वो अपना गॉस लॉ से आया। अच्छा ये गॉस लॉ है,
ये कैसा फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है? ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है। इंटीग्रेशन दिख रहा है, तो ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है। ये भी क्या है, क्योंकि गॉस लॉ से आया तो ये कुछ नया हो नहीं सकता, ये भी गॉस लॉ है। यहाँ चार्ज था, यहाँ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो और कुछ नहीं है, वो अगर ई डॉट डी ए इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इसी का ये जो फर्स्ट वाला मैक्सवेल इक्वेशन है वो क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। यानी कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो कि अपना मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है भाई, ठीक है। अब अपने पास तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया, प्रूव कर लिया अपन ने। कुछ चर्चा कर लेते हैं इस पर, कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, केस ले लेते हैं कुछ। अगर कुछ ऐसा हो कि डेल डॉट ई का वैल्यू 0 हो, ये कब हो सकता है, जब रो 0 हो। रो 0 यानी कि चार्ज 0। तो अगर किसी स्पेस की बात करें तो अगर किसी स्पेस में चार्ज 0 है यानी कि वो फ्री स्पेस है, वो फ्री स्पेस है। ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्पेस में डाइवर्जेंस का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस का वैल्यू 0 है, यानी कि वो स्पेस चार्ज फ्री है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि डेल डॉट ई ग्रेटर देन 0 हो। तो ये कब होगा, जब रो पॉजिटिव हो। अच्छा, रो पॉजिटिव यानी कि चार्ज पॉजिटिव, यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस पॉजिटिव आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि एक स्पेस में किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर हम डाइवर्जेंस निकाले हैं, उस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि वो पॉइंट एज ए सोर्स है, यानी कि उस पॉइंट पे कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि सोर्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट है उस स्पेस में। अगर केस 3 ले कि डेल डॉट ई लेस देन 0 हो जाए, तो डेल डॉट ई लेस देन 0 कब होगा, जब रो का वैल्यू नेगेटिव हो। अब रो का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब चार्ज नेगेटिव हो। यानी कि अगर स्पेस में डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि उस स्पेस में कोई सिंक ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। सिंक ऑफ चार्ज मतलब जो अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को खींचे, और पॉजिटिव चार्ज मतलब जो अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड भेजे, यानी कि सोर्स ऑफ चार्ज। यानी कि बेसिकली जो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि स्पेस में या तो सोर्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, या तो सिंक ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, या फिर वो स्पेस चार्ज फ्री है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हुआ, और ये प्रूव कहाँ से हुआ, तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कन्वर्ट कर लिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि क्या स्पेस में सोर्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट है या सिंक ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। अच्छा, अगर डेल डॉट ई ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये जो वेक्टर है वो डाइवर्ज कर रहा है। तो अगर आप ध्यान दें और आपने अगर पढ़ा हो कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू के द्वारा हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते थे हमेशा अवे फ्रॉम द सोर्स, और जो निगेटिव के द्वारा दिखाते थे हमेशा टुवार्ड्स द सोर्स। तो इसके पीछे एक ये भी रीजन है, क्योंकि डेल डॉट ई पॉजिटिव आता है यानी कि डाइवर्ज कर रहा है फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए, और क्योंकि डेल डॉट ई नेगेटिव आ रहा है यानी कि कन्वर्ज कर रहा है फील्ड नेगेटिव चार्ज के लिए। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है। ठीक है, अपने को ये समझ में आ गया। अगर अपने को ये समझ में आ गया तो अगर डेल डॉट ई यहाँ से आया है, तो जो सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन है डेल डॉट बी, वो भी कहीं गॉस लॉ से आना चाहिए। तो क्योंकि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स हम क्या जानते थे कि बी डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा होता था, क्योंकि जब हम मैग्नेट की बात करेंगे और प्लस एम और माइनस एम हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करता है, जब हम टोटल चार्ज होते थे तो वो 0 हो जाता था नेट चार्ज। इसीलिए गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स से बी डॉट डी ए 0 आता था अपने पास। अब क्योंकि बी डॉट डी ए 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं डेल डॉट बी डी टाउ का वॉल्यूम इंटीग्रल। ये कहाँ से लिखा, अभी जो पीछे मैंने बताया था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या बताया था कि सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में जाने के लिए हमको उस वेक्टर का डाइवर्जेंस लेना होता है। तो हम इसका वॉल्यूम इंटीग्रल में ले गए इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये 0 कब होगा, जब डेल डॉट बी 0 हो, तभी तो ये इंटीग्रल 0 होगा।
तो ये तो ईजिली आ गया, जो कि अपना मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है। ये ईजिली इसलिए आ पाया क्योंकि फर्स्ट वाले ने हमने समझ लिया था, फर्स्ट वाले में, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इक्वेशन आया था वो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया था। तो हमने इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉस लॉ लिखा और उसका डिफरेंशियल फॉर्म जब निकाला तो अपना मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन भी प्रूव हो गया। ठीक है भाई, जो कि आपके सामने है, ये मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन भी हमने प्रूव कर लिया। क्योंकि वो बताता था कि सोर्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट है या सिंक ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो है, यानी कि प्लस एम सिर्फ एग्जिस्ट अकेले नहीं कर सकता है। यानी कि सिर्फ प्लस एम का डाइवर्जेंस की बात करें तो वो पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा, ना कि कन्वर्ज करेगा ना डिवर्ज करेगा, जब तक एक और इसी मैग्नीट्यूड का अपोजिट साइन का माइनस एम होना चाहिए। यानी कि मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब जब ऐसा होगा तब प्लस एम से कन्वर्ज होके माइनस एम तक वो फील्ड जाएगा। लेकिन अकेला अगर सिर्फ पोल की बात करें तो मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि मोनोपोल कैन नेवर एग्जिस्ट। जब भी एग्जिस्ट करेगा डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, और ये बात हमने यहाँ पे भी नोटिस किया था जब हमने गॉस लॉ पढ़ा था। ठीक है भाई, अब ये भी कर लिया। तीसरा क्या था? तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन जो है डेल क्रॉस ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ रिलेशन बता रहा है। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाह रहा है। ऐसा कुछ हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। EMI में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि किसी क्लोज कंडक्टिंग लूप, अगर कोई क्लोज कंडक्टिंग लूप हम बोलें और उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज कर रहा हो तो इसके अंदर एक करंट डेवलप हो जाता था या फिर एक EMF इंड्यूस हो जाता था, जिसको हम बोलते थे द इंड्यूस EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि हम तो हम ये बोल रहे थे कि जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है कि कोई क्लोज कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करे, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने के कारण एक EMF इंड्यूस हो जाता था उस कंडक्टिंग लूप में, और उसके कारण एक करंट फ्लो करता था, इंड्यूस करंट। तो ये हम जानते हैं पहले से। तो अगर इसको यूज करें जहाँ की मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बोलें और इंड्यूस EMF EI है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता कितना है? B.DA। मैग्नेटिक फ्लक्स होता कितना है? B.DA। ठीक है, अच्छा भाई, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये जो इंड्यूस EMF होता था, अगर EMF को हम लिखे E.DL तो इसको कितना आ जाएगा फिर? डेल फाई B/dt। हम जानते हैं कि जो EMF इंड्यूस हुआ यानी कि dV/dl वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये लिख सकते हैं E.dl = V। तो ऐसा अगर हम लिख सकते हैं तो हम बोल सकते हैं ये जो EMF है इसको हम लिख सकते हैं E.dl, और E.dl = माइनस डेल फाई B/dt आ गया। अब हमें चाहिएगा कि हमको थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन निकालना है। अब अगर हम फाई B का वैल्यू रख दें, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? माइनस डेल बाई डेल टी B.dA का सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ क्या है? E.dl, और dl क्या है? लाइन इंटीग्रल। फिर वही प्रॉब्लम, एक तरफ लाइन इंटीग्रल एक तरफ सरफेस इंटीग्रल। पिछली बार प्रॉब्लम क्या आया था? एक तरफ सरफेस था एक तरफ वॉल्यूम था। तो हमने क्या किया था कि एक थ्योरम लगाया था। क्या अपने पास एक और थ्योरम है? जी हाँ, बिल्कुल है। इस थ्योरम को हम नाम दे देते हैं स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम, जिस प्रकार से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बताया था कि सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में कोई वेक्टर कैसे कन्वर्ट होता है, उसी प्रकार से अगर कोई वेक्टर C है जिसका हम लाइन इंटीग्रल निकाले हैं और इसको हम चाहते हैं कि ये अपना सरफेस इंटीग्रल में चला जाए, तो ये तभी हो पाएगा जब इस वेक्टर का हम कर्ल ले लें। उस केस में क्या था कि हम डाइवर्जेंस ले लेते थे, अब इस बार क्या है कि हम कर्ल ले लें। तो ये फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि इस वेक्टर का कर्ल ले लेंगे तो ये सरफेस लाइन इंटीग्रल से ये किस में आ जाएगा? सरफेस इंटीग्रल में। यानी कि ये वेक्टर C का अगर कर्ल ले लिए तो ये लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में जाता है। तो हम भी अगर यहाँ ये करना चाहते हैं कि यहाँ लाइन इंटीग्रल है, यहाँ सरफेस इंटीग्रल है, हम चाहते हैं कि इसको सरफेस इंटीग्रल में ले लें, तो हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है कि इस वेक्टर का अगर कर्ल ले लें, इस वेक्टर का अगर कर्ल ले लें तो ये जो है सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम मैथमेटिकली इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर इसको इस साइड ले आएँ और हम लिखें कि डेल क्रॉस E
प्लस डेल बी बाई डेल टी, इसको अंदर भेज दिया डेल बी बाई डेल टी, और ये पूरा का डी ए कॉमन लेके हम बोल दें कि इसका सरफेस इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस टर्म को इधर भेज दिया डेल क्रॉस ई डी ए कॉमन प्लस डेल बी बाई डेल टी। अगर ऐसा है तो फिर वही बात कि इंटीग्रल जीरो है तो अंदर का इंटीग्रेंड जीरो होना पड़ेगा, यानी कि डेल क्रॉस ई प्लस डेल बी बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ये क्या बताना चाह रहा है, ये अपना आ गया मैक्सवेल्स का, यही तो था थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन यही तो था डेल क्रॉस ई। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया गॉस लॉ से, सेकंड भी आ गया गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स से, और थर्ड आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले फार्मूला से। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ है नहीं, बस दो थ्योरम का यूज अगर हम कर लें तो हम इंटीग्रल फॉर्म से इजीली डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन तक हम पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बता क्या रहा है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा टाइम के साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जो कि हम यहाँ भी देखे थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था। ये प्रूफ करता था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो क्योंकि नेचर में सिमेट्री होता है, तो अगर हम ये बोलें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। तो क्या फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन कुछ वैसा ही दिखा रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, उसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूज हुआ। तो हम फोर्थ इक्वेशन को जब प्रूव करेंगे तो हम ये बात को देखेंगे कि ये फोर्थ इक्वेशन प्रूव होता कैसे है, और ये जो इक्वेशन प्रूफ होगा क्योंकि ये म्यू नॉट यहाँ दिख रहा है और बी के साथ है, तो अपन ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ में कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, द मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्लोज कनेक्टिंग लूप इज म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इन दिस लूप, इंटैक्ट लूप। तो वहाँ से हम इसको डिराइव करेंगे, पर क्योंकि वो जो डेरिवेशन आएगा वो इनकम्प्लीट होगा, और उस एम्पियर्स लॉ में मैक्सवेल ने कुछ मॉडिफिकेशन किया था, और उस मॉडिफिकेशन के बाद हम फोर्थ इक्वेशन को प्रूव कर पाएंगे। तो अभी तक ने हमने तीनों इक्वेशन को प्रूव कर लिया और समझ लिया ये तीनों इक्वेशन बताना क्या चाह रहा है, कुछ नहीं है, इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन का हम चर्चा किए, और सिर्फ दो थ्योरम, एक थ्योरम जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम था जो सरफेस से वॉल्यूम इंटीग्रल ले जाने के लिए हेल्प करता है किसी वेक्टर को, और एक थ्योरम जो स्टोक्स थ्योरम था जो कि लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में ले जाने के लिए हेल्प करता है। इन दोनों थ्योरम को यूज करते हुए हम तीनों मैक्सवेल इक्वेशन ड्राइव कर लिए। फोर्थ वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लंबा होगा और उसका मॉडिफाई करना पड़ेगा, एम्पियर्स लॉ से जो टर्म आएंगे उसके बारे में हमको बात करना पड़ेगा कि उसका मॉडिफिकेशन कैसे मैक्सवेल ने किया था, और फिर जो नेचर में सिमेट्री वाली बात है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, दूसरी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना चाहिए। तो हम ये अगले लेक्चर में फोर्थ वाला मैक्सवेल इक्वेशन प्रूव करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे पॉइंटिंग थ्योरम की तरफ। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी कल देख लेंगे।